अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो हम लोगों ने कल की पॉलिटी की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था आपके भारत शासन अधिनियम 1919 तक चीजों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, उनसे संबंधित जो भी चीजें थी हम लोगों ने उनको जान लिया था। तो आज की क्लास में हम लोग उससे आगे बात करेंगे। पहले ही बताया था हम लोगों ने कि साइमन कमीशन, जो साइमन आयोग था, उसके बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से है कि भारत में जो साइमन आयोग आया था, जो साइमन कमीशन आया था, यह किस वर्ष आया था? बताइए, साइमन कमीशन भारत कब भेजा गया था? साइमन आयोग भारत कब आया था? बताइए भाई, वर्ष बताइए, किसी को जानकारी है? 1928 में। 1928 में। और कोई? 27, 28, 29 की 30? चार ऑप्शन है आपके पास, 1927, 1928, 1929 की 1923? बताइए भाई। सर मेरे हिसाब से तो 1927। 1927। अच्छा, और किसी कुछ हिसाब उसाब है भाई किसी का? 1927 में आपका यह जो साइमन कमीशन है, यह कहाँ पर आया था? भारत आया था। ठीक है, पहला पॉइंट। कुछ ही पूछे जाते हैं तो इस चीज को भी ध्यान में रखना है। 1927 में यह भारत आया था। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो साइमन आयोग भारत आया था, इसमें सदस्यों की कुल कितनी संख्या थी, अर्थात तो कुल कितनी सदस्यीय यह आयोग था? तो इसमें सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 7 थी। साइमन आयोग में 1927 में आया और इनमें सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 7 थी। तीसरा प्रश्न पूछा जाता है कि जब यह साइमन कमीशन 1927 में भारत आया, तो इसके द्वारा जो रिसर्च किया गया, जो यहाँ पर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, वह किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? क्या उसने 1927 में भारत आया तो 1927 में ही अपनी रिपोर्ट बना के प्रस्तुत कर दी थी, या फिर कब प्रस्तुत किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साइमन आयोग के द्वारा उसकी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई। तो भैया सिंपल सी बात है, 3 साल जोड़ दीजिएगा। 1930 में कब किया गया रिपोर्ट प्रस्तुत? 1930 में क्या किया गया था? यह रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। अब देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों ने नारा सुना होगा, साइमन गो बैक का। सुना है नारा? यस सर। साइमन गो बैक। तो ये जो साइमन गो बैक का नारा है, यह नारा इसी जो साइमन आयोग है, इसी के विरोध में आया था। क्यों आया था? रीजन क्या था कि भैया जो 7 सदस्यीय आयोग था, इसमें कोई भी व्यक्ति भारतीय नहीं था। ये सभी के सभी सदस्य अंग्रेज थे। भैया आप, पहली बात तो आप भारत के लिए काम कर रहे हो, भारत के लिए एक्ट ला रहे हो, और उसमें भारत का कोई व्यक्ति है ही नहीं, तो भारत के अच्छाई के लिए वो कैसे काम कर सकता है? तो इसी चीज को देखते हुए भारतीयों ने एक नारा दिया कि साइमन गो बैक। तो इन 4 पॉइंट्स को आपको क्लियर रखना है कि साइमन आयोग कब आया? 1927 में आया। साइमन आयोग में मेंबर्स की संख्या कितनी थी, सदस्य कितने थे? 7 थे। साइमन कमीशन के द्वारा जो रिपोर्ट थी, इसे कब प्रस्तुत किया गया? तो 1930 में किया गया। साइमन गो बैक का नारा कब, मतलब किस एक्ट के लिए प्रसिद्ध हुआ, क्या रीजन था? तो आप लोगों को सभी जानकारी दे दी गई है। ये तो हो गया आज का पहला एक्ट। अब आगे बढ़ते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 की तरफ, जो कि संविधान का सबसे बड़ा सोर्स माना जाता है। भारत शासन अधिनियम 1935 नाम सुना है आप लोगों ने? यस सर। ओके, ठीक है। देखिए, हर एक चीज की अपनी अपनी खासियत है। मैंने जब संविधान का बैकग्राउंड या बेसिक जानकारी पढ़ा रहा था, तो उसी समय मैंने बताया था कि हमारे संविधान के जो अधिकांश अनुच्छेद हैं, अधिकांश प्रावधान हैं, अधिकांश भाग हैं, दिस इज टेकन फ्रॉम दिस एक्ट। भारत शासन अधिनियम 1935 से ही हमारे संविधान के अधिकांश भागों को ग्रहण किया गया है। यदि आप मोटे मोटे तौर पे कहें। जी बोलिए। सर, साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था? साइमन कमीशन का उद्देश्य भारत में भारतीयों के कल्याण को लेकर था, मेनली।
ये संविधान निर्माण के लिए नहीं था। संविधान निर्माण के लिए प्रथमतः प्रयोग जो स्पष्टता हमको देखने को मिलता है वो 1942 में क्रिप्स मिशन के द्वारा देखने को मिलता है। 1927 में भारतीयों के उत्थान के लिए, भारतीयों के कल्याण के लिए ये एक छलावा था जिसमें 7 सदस्यीय कमेटी बनाकर लाया गया था। इसका कोई विशिष्ट उद्देश्य नहीं था। ओके सर। और कुछ? अच्छा, आप लोगों को वीडियो भेजी गई थी आज सुबह क्लास में, किसी ने देखा? यस सर। कितने लोगों ने? सर मैंने तो खैर, एक वीडियो देखा, उस पे कमेंट भी करा, तो उस कमेंट पे मेरे को इतना लंबा चौड़ा कमेंट आया कि क्या बताऊं। किसका कमेंट आया है? पता नहीं सर, एक कौन सॉरी ऐसे करके कोई है जिनका रिप्लाई आया, और सर इतना लंबा रिप्लाई, पता नहीं हिंदी कैसे इतना डिफिकल्ट लिख लिया। धरती ये हो गया, आप तो अंधकार से उजाला की ओर धरती को ले गए, पता नहीं खैर क्या। छोड़िए, ऐसी चीजें मिलती रहेंगी, इन लोगों का कोई इलाज नहीं। खैर, टॉपिक पे आते हैं। आप लोगों की इच्छा, आपके टॉपिक से रिलेटेड था, मैंने भेज दिया। जो चीजें हम आपको ऐसे पढ़ा रहे हैं वैसे विजुअल्स के माध्यम से आप पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा, बाकी आप लोगों की इच्छा। हम आते हैं अपने टॉपिक पर, भारत शासन अधिनियम 1935 पे। तो इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है उनको एक एक करके आइए डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात कि भारत में अभी तक हम लोगों ने प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली व्यवस्था, इन सभी चीजों को पढ़ा। हम लोगों ने ये भी जाना कि जब भारत शासन अधिनियम 1919 आया तो भारत में पहली बार प्रांतों में द्वैध शासन की प्रक्रिया लाई गई। लेकिन यह जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, इसके द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघीय शासन प्रणाली की क्या रखी गई? नींव रखी गई। संघीय शासन प्रणाली, फेडरल स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, गवर्नेंस का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, इस संघीय शासन प्रणाली की जो नींव रखी गई वह रखी गई इसी भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। तो संघीय शासन प्रणाली मोटे मोटे तौर पर भारत में दो भागों में बटी हुई थी। वह कौन कौन से थे? तो एक ऐसा प्रांत था जो कि ब्रिटिश भारत के संदर्भ में था, जो कि ब्रिटिश भारत के किस में था? पूर्ण रूप से हक में था। तो वो जाने जाते थे ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के नाम से। किस नाम से जाने जाते थे? ब्रिटिश भारतीय प्रांत के नाम से। और दूसरे थे जहां पर राजाओं का शासन था, वो जाने जाते थे देशीय रियासत के नाम से। तो भारत उस समय जब संघीय शासन प्रणाली लाया गया तो उस समय सभी पूरे संपूर्ण भारत को दो भागों में विभक्त कर दिया गया, जिसमें पहला भाग ब्रिटिश भारतीय प्रांत थे जो कि ब्रिटिशों के सीधे डायरेक्ट क्या थे? एडमिनिस्ट्रेशन में थे, डायरेक्ट शासन में थे। और दूसरा था देशी रियासत, जिन पे राजाओं का नियंत्रण होता था, लेकिन राजा क्या करते थे? टैक्स देते थे, चाहे जो भी चीजें थी उनको चुकाते थे ब्रिटिशर्स को। तो दो भागों में बांट दिया गया था संघीय शासन प्रणाली के द्वारा। यदि क्वेश्चन ये आएगा कि भारत में संघीय शासन प्रणाली की शुरुआत किस एक्ट द्वारा की गई, तो आपका किया गया भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। दूसरा, अभी तक देखिए कंफ्यूजन कैसे आप लोगों को होगा कि अभी तक हमने आपको बताया कि प्रांतों में द्वैध शासन की प्रक्रिया शुरुआत की गई थी, लेकिन द्वैध शासन जैसे ही देखेंगे आप लोग टिक मार के चले आते हैं अब भारत शासन अधिनियम 1919 को। लेकिन ध्यान रहे कि वो प्रांत में द्वैध शासन पूछ रहा है कि केंद्र में द्वैध शासन पूछ रहा है। दोनों क्वेश्चंस अलग अलग होंगे। यदि प्रांत में द्वैध शासन की प्रक्रिया की शुरुआत पूछेगा तो हमने पीछे ही पढ़ाया है भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में। वहीं पर यदि पढ़ाएगा कि भारत शासन अधिनियम 1919 में आपको जानकारी होनी चाहिए कि इस एक्ट के द्वारा आपका क्या किया गया था? केंद्र में द्वैध शासन की प्रक्रिया की शुरुआत की गई थी। द्वैध शासन जो था केंद्र सरकार में, इसकी शुरुआत इस 1935 के एक्ट के द्वारा की गई। अर्थात इसमें क्या किया गया? ये द्वैध शासन केंद्र में क्या है कि केंद्र तथा राज्य इकाइयों के मध्य, केंद्र तथा राज्य इकाइयों के मध्य क्या कर दिया गया? शक्तियों का विभाजन कर दिया गया। जो हमको शक्तियां मिलती हैं ना, तीन शक्तियां, कौन कौन शक्तियां मिलती हैं?
तीन प्रकार की सूचियों के माध्यम से इनका विभाजन कर दिया गया। जो हम लोग लिस्ट पढ़ते हैं ना कि संघ सूची, प्रांत सूची, समवर्ती सूची। प्रांत सूची वर्तमान में राज्य सूची कही जाती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है सूचियों का, ये कॉन्सेप्ट हमको देखने को मिलता है आपके 1935 के एक्ट के द्वारा। ठीक है, समवर्ती सूची एकदम एज इट इज नहीं है। समवर्ती सूची जो प्रावधान है ये लिया गया ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन यहाँ पर समवर्ती सूची से तात्पर्य उन एक्ट से है, उन विषयों से है जिन पर संघ के लोग भी क्या कर सकें, कानून बना सकें, और प्रांत के लोग भी कानून बना सकें। तो केंद्र में द्वैध शासन की प्रक्रिया की शुरुआत या स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा की गई। पॉइंट नंबर 1। अब भारत में केंद्र में द्वैध शासन की प्रक्रिया शुरुआत कर दी गई। अच्छा, तो इसका रीजन क्या था कि भैया जो सेंटर था, मतलब संघ था, और दूसरा जो स्टेट था जिससे हम लोग प्रांत या फिर राज्य कहते हैं वर्तमान में, इनमें शक्तियों का विभाजन लिस्ट के माध्यम से, सूचियों के माध्यम से कर दिया गया, जिनके नाम हमको क्रमशः संघ सूची, प्रांत सूची और समवर्ती सूची के रूप में मिलता है। अब उस समय जैसे कि आपके एग्जाम में जब हमने पढ़ाया था तो बताया था कि कितने जो, अच्छा एक बात बताइए आप लोग, तो अंकिता जी आप बताइए कि सूचियों का वर्णन भारतीय संविधान में कहाँ देखने को मिलता है? सर मत ना पूछिए प्लीज सर अभी। रानी जी आप बताइए, भारतीय संविधान में सूचियों का वर्णन कहाँ प्राप्त होता है? सर नहीं पता है। आंचल जी आप बताइए कि भारतीय संविधान में कुल कितनी प्रकार की सूचियों के वर्णन प्राप्त होते हैं? नहीं पता? सर ये तो आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। प्रिंस जी आप बताइए। क्या सर, सवाल चेंज किया था आपने बीच में, सवाल कौन सा रहेगा? दोनों। तो मैं लास्ट वाला स्टार्ट करूंगा कि 3 लिस्ट हैं। एक स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। ये 3 तो सूचियां हैं, और इसका जो है मतलब सूचियों की जानकारी कहाँ से मिलती है, आपका ये सवाल था। सूचियों की जानकारी आर्टिकल में मिलती है, 368 ऐसा कुछ। प्रीति जी आप बताइए। शेड्यूल में आप 200 बताइए। हाँ 200 246। 246। कितने लोगों ने हमारे नोट्स बनाए हैं? डोंट टेल लाई, ईमानदारी से बताइएगा। सर ईमानदारी से ही बता रही हूँ, बनाई तो हूँ बट सर एक बात बताएं, इसमें फीलिंग क्या आ रही है कि क्लास छोड़ के पढ़ाना बंद कर दिया जाए? क्योंकि मेहनत इतनी की जाती है आप लोगों के साथ, और हर एक चीज पॉइंट क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हैं, फिर भी आप लोग इतना नहीं समझ पा रहे हो कि जो सूचियां हैं ये आर्टिकल में है कि ये शेड्यूल में दिए गए। जब इतना तक क्लियर नहीं है तो आप लोग किस शेड्यूल में दिए गए, किस अनुसूची में दिए गए, वो क्या आप लोग बताओगे? आप लोग आर्टिकल्स में आके सर उसको सूचियों में बोलिए। सर ये 7th शेड्यूल में दिया हुआ है। अभी को ध्यान आ रहा है बेटा, जब हम पूछे तो उस समय ध्यान नहीं आया। नहीं सर, आप दूसरे से पूछ रहे थे तो इसीलिए। सभी से विनम्र निवेदन है
देखिए भैया, यदि मेहनत से पढ़ाया जा रहा है तो प्लीज उसको नोट डाउन करिए, पढ़िए। रिवीजन करने का समय नहीं मिलेगा बाद में। एक तो आप लोगों का सिलेबस एक स्पेसिफिक हो गया है, तो क्वेश्चन एक स्पेसिफिक से ही पूछे जाएंगे। यदि उतना भी आप लोग नहीं पढ़ पाएंगे तो बाकी जो बड़े लेवल के एग्जाम्स होते हैं, जैसे यूपीएससी, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, बाकी जो लेवल के एग्जाम होते हैं, उसमें तो इंटायर सिलेबस पूरा पढ़ना पड़ता है। देन व्हाट आर यू डूइंग? तब क्या करोगे आप लोग? अभी तो स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना है कि ये टॉपिक पढ़ लोगे, आप हो जाएगा आप लोगों का काम। भाई जब आप लोगों को ये नहीं पता कि सूचियों के वर्णन कहाँ पे मिलते हैं, आप लोग अनुच्छेद बता रहे हो। सूचियों के वर्णन मिल रहे हैं अनुसूची में, आप लोग अनुच्छेद के नाम बता रहे हो। खैर, मेरे इस लेक्चर का कोई फायदा मिलेगा नहीं। खैर, मैं इस पे लेक्चर नहीं दूंगा, मेरा काम है पढ़ाना। आप लोग बहुत दिल खुश कर देते हो। मैं आगे बढ़ता हूँ, क्लियर करना मेरी जिम्मेदारी अब से नहीं रहेगी। जब आप लोग सीरियस नहीं तो मेरे को सीरियस होने का कोई मतलब नहीं कि मैं इतना खाली समय निकाल के आप लोगों को पढ़ाऊं, एक्स्ट्रा समय दूं। छोड़िए। देखिए, केंद्र जो द्वैध शासन प्रक्रिया है जो कि आपको मिलता है भारत शासन अधिनियम 1935 में, पहली बात ये जान लीजिए कि केंद्र में, हमने अभी पहले ही बताया था कि प्रांत में पूछेगा द्वैध शासन तो वो अलग होगा, केंद्र में पूछेगा तो वो अलग होगा। तो द्वैध शासन का मतलब क्या है? केंद्र में द्वैध शासन होगा, इसका मतलब क्या कि केंद्र की शक्तियों को दो भागों में विभाजित कर दिया जाएगा। एक केंद्र सरकार की शक्ति हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी प्रांत सरकार की। प्रांत का मतलब उस समय के राज्यों से है, राज्यों को पहले प्रांत कहते थे। तो जो राज्य या फिर प्रांत और संघ के बीच में शक्तियों का बंटवारा है, ये तीन सूचियों के माध्यम से उस समय किया गया था, जिसे हम लोग क्रमशः संघ सूची, राज्य सूची अर्थात प्रांत सूची और समवर्ती सूची के नाम से जानते हैं। उस समय जब केंद्र में द्वैध शासन प्रक्रिया लाई गई 1935 में, तो संघ सूची में कुल 59 विषय दिए गए, प्रांत सूची में कुल 54 विषय दिए गए और समवर्ती सूची में आपको कुल 36 विषय दिए गए। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट ये है, ध्यान में रखिएगा कि जैसे ही यहाँ पर अर्थात केंद्र में द्वैध शासन की प्रक्रिया लाई गई, वैसे ही पहले से जो चला आ रहा था प्रांत में द्वैध शासन 1919 से, उस व्यवस्था को यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। यहाँ पर केंद्र में तो द्वैध शासन आया, लेकिन जो प्रांत में द्वैध शासन था, इस द्वैध शासन को यहाँ पर क्या कर दिया गया? प्रांत में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। तो यह पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है कि किस एक्ट के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया। तो वह कर दिया गया आपकी भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। तो जब प्रांत में द्वैध शासन समाप्त हो गया तो प्रांतों को अपनी क्या मिल गई? स्वायत्तता मिल गई। क्या मिल गया? स्वायत्तता मिल गया। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है घुमा फिरा के कि किस एक्ट के द्वारा केंद्र प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई? तो आपका प्रश्न होगा, उत्तर होगा भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, दो चीजें हैं, एक है आपका संघीय न्यायालय और एक है आपका सुप्रीम कोर्ट। तो जो सुप्रीम कोर्ट है, हमने बताया था उसकी स्थापना आपकी कहां पर हुई थी? उसकी स्थापना हुई थी, अंकिता जी बताइए भाई, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब और कहां पर हुई थी? किस एक्ट के द्वारा हुई थी? 3 क्वेश्चन है आपसे। सर कलकत्ता में हुई थी ना। किस एक्ट के द्वारा हुई थी? 1773 के द्वारा। एक्ट का नाम बताइए। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट जो था उसमें हुई थी, लेकिन कलकत्ता में हुई थी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, और ईस्वी जो था वो 1774 था। वेरी गुड। वहां पर सुप्रीम अब कोर्ट सर, नाम है, ठीक है, वहां पर सुप्रीम कोर्ट नाम है जो कि 1774 में स्थापित हुआ है। किस एक्ट के द्वारा हुआ है? रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, जो कि 1773 में पारित हुआ था। लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा, भारत शासन अधिनियम में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। संघीय न्याय दोनों अलग हैं।
संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब, कैसे और किस एक्ट द्वारा की गई, तो आपको पढ़ाया जा चुका है। यदि पूछेगा कि संघीय न्यायालय की स्थापना कब किया गया, किसके तहत किया गया, तो यह भी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। यह 1937 में किया गया, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। और यह किसके द्वारा किया गया, तो यह किया गया भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला ये पॉइंट कहाँ था है संघीय न्यायालय? दिल्ली में। एक चीज जिन्होंने वीडियो देखा है कल का एमए हिंदू स्टडीज वाला, उसमें एक पॉइंट क्लियर कर लेंगे, यदि इन्होंने नोट्स वगैरह बनाया होगा या याद किया होगा, तो उसमें हमने बताया था कि दशराज युद्ध 10वें मंडल में है। तो प्लीज उसे करेक्ट कर लेंगे। Yes, sir. 10वें मंडल में नहीं है, 7वें मंडल में है। मैंने बाद में जब वीडियो देखा अपलोड करने के बाद, तो मुझे ध्यान में आया कि वो 7वें मंडल में है। तो एक्सप्लेनेशन के समय वो मेरे से गलती से लिखा गया, और उसीलिए मेरे को कंफ्यूजन में मैंने पढ़ाते समय भी वही बोला है। तो उस चीज को यदि किसी ने नोट डाउन किया होगा, देखा होगा, तो उसको प्लीज करेक्ट कर लेंगे आप सभी लोग। आगे आते हैं अगले पॉइंट पे कि भारत शासन अधिनियम जो 1935 था, इसमें विवादों के लिए क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि ब्रिटिश भारत में अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा था। ब्रिटिश भारत में, जैसे कि इस समय आपका अंतिम अपीली न्यायालय कौन सा है? कन्हैया जी हैं जुड़े? कन्हैया जी नहीं जुड़े हैं? नहीं सर, कन्हैया नहीं है कि हैं? नहीं है, नहीं है, नहीं। राजश्री जी आप बताइए, वर्तमान समय में अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा है? ठीक, बहुत बढ़िया। प्रीति जी आप बताइए। तो सुप्रीम कोर्ट। कैसे पता चला कि आपको कि वो अंतिम अपीली न्यायालय है? तो सबसे मतलब पहले हाई कोर्ट आता है, फिर उसके बाद वहां नहीं मिलता है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाते अच्छा, पहले आप सीधे हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं? हैं। नहीं सर, हाई कोर्ट हाँ, सर हमको पहले कहाँ जाएंगे? नहीं पता सर। चलिए, एटलीस्ट आपने जवाब दे दिया। ये राजश्री कौन है भाई? आप लोग पूछने पे क्वेश्चंस का एटलीस्ट जवाब हाँ या ना में क्यों नहीं देते हैं? या फिर ये मैं मानूं कि आप आते हैं क्लास में ज्वाइन करते हैं फिर चले जाते हैं? मैं फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग सबको मैं अभी से दे रहा हूं कि क्लास में यदि अच्छे से पढ़ने हैं तो रहिए, अन्यथा यदि ऑप्शन होगा मेरे पास आप लोगों को हटाने का तो मैं बिल्कुल हटा भी दूंगा। इतना बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ऐसी चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी कि मैं पढ़ा रहा हूं आप लोग सो रहे हो। तो इससे बढ़िया क्लास ही ज्वाइन ना करिए। यदि मैं कुछ पूछ रहा हूं तो हाँ या ना में तो जवाब दे ही सकते हो। कौन सा हम तुमको तीर मार देंगे, यहाँ से बैठे बैठे गोली चला देंगे? नहीं सर, वो टेक्स्ट करी उन्होंने कि नेटवर्क इशू हो रही है उनके साइड में। वो बोल रही है बट आवाज नहीं जा रही है सब। एट माइक उनका नहीं खुला है, एटलीस्ट वो, क्या मैं बोलूं अब। हाँ, माइक मेरा तो सभी अनम्यूट को होगा तो विनम्र हाँ। निवेदन है कि भैया जिनका भी, जिनसे भी कुछ पूछा जाए एटलीस्ट वो बोलना सीखिए। मैं पहले ही क्लास से बोल रहा हूँ कि नहीं बोलेंगे तो आपके बीएड करने का कोई मतलब नहीं है। और ग्रेजुएशन हो चुका है आप लोगों का ना? जी सर। हाँ जिनका हो सर। चुका है, बीटीसी का फॉर्म आया हुआ है, भर देंगे। यस सर। हाँ, तो जिनको भरना है, जो इंटरेस्टेड हैं, जिनके लगते हैं कि मेरिट में नंबर आ सकते हैं, मार्क्स आ सकते हैं, खासकर बीएचयू वालों को मेरिट में मिलते हैं नंबर, तो वो अप्लाई कौन कर से फॉर्म दीजिए। सर? डीएलएड बीटीसी, यूपी बीटीसी के फॉर्म आए हुए हैं, वहां पे एडमिशन मेरिट बेस पे होता है। तो आप लोग उस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए।
जनरल के लिए 600 रुपए का फॉर्म है, बाकी मुझे ध्यान नहीं है, मैंने कल ही देखा। तो आप लोग उसको भर दीजिए जिनका मेरिट सही हो, इस बात को ध्यान में रखिए, मेरिट पे होगा। तो आप लोगों के ओके सर। 70% तो एबव ही होंगे ना ग्रेजुएशन में? यस यस सर। सर, नहीं उससे है, ज्यादा ही है। ज्यादा उससे है। ज्यादा किसका ही। 80 पार किसी का है? यस तो सर। सर ज्योग्राफी में इतना नहीं मिलता है। चलिए, जिसका 80 पार है, बाकी 10 वर्ष में और 12th में 80 के आसपास होगा, उनका कंफर्म है कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो आप लोग क्या करिए कि आप लोग फॉर्म भर दीजिए, ठीक है? तो खैर छोड़िए, मेरे कहने का मतलब सिंपल सा ये था कि जो आपका ये वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट है, यह अंतिम अपीलीय न्यायालय है। क्या है? अंतिम अपीली न्यायालय। अंतिम अपीली न्यायालय का मतलब क्या कि आप उस, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया, आपने अपील किया वहां पर, और उस अपील के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपना कोई फैसला सुनाया, तो उस फैसले के खिलाफ आप कहीं पे भी नहीं जा सकते। वह फैसला जो भी आया वह अंतिम फैसला माना जाएगा। इसीलिए अंतिम अपीली न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं। स्ट्रक्चर क्या है, स्टेप क्या है अपील का? सबसे पहले आप जाते हो सेशन कोर्ट में या सबऑर्डिनेट कोर्ट में जाते हो, जिसको हम लोग अधीनस्थ न्यायालय बोलते हैं, जो आपके जिला न्यायालय के रूप में जाने जाते हैं। आप पहले वहां केस फाइल करते हो। मान लीजिए आपने केस फाइल किया, आपके पक्ष में फैसला आया तो ठीक है, विपक्ष में फैसला आया, आपके पक्ष में फैसला नहीं आया और आपको लगता है कि नहीं मेरे पक्ष में फैसला आना चाहिए था, तो आप उस जो फैसला आया है उसके खिलाफ आप जाओगे हाई कोर्ट में। कहां जाओगे आप? हाई कोर्ट में जाओगे। और हाई कोर्ट में भी फैसला आपके पक्ष में नहीं आया तो आप कहां जाओगे? फिर आप जाओगे सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी फिर वही फैसला सुना दिया, तो एट लास्ट द पॉइंट उस फैसले के खिलाफ आप कहीं पे भी नहीं जा सकते, उस फैसले को आपको मानना ही पड़ेगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को वर्तमान का अंतिम अपीलीय न्यायालय के रूप में भी जानते हैं। तो इस चीज को भी ध्यान में रखिए, ठीक है? अब देखिए, यही थोड़ा सा इतना रामायण महाभारत कहने का मेरा रीजन ये था कि ये जो संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था इस एक्ट के द्वारा आपके 1935 में नई दिल्ली में, लेकिन ये अंतिम अपीलीय न्यायालय नहीं था। नाम तो संघीय न्यायालय है, सब बहुत बड़ा संघीय केंद्र सरकार की तरफ से स्थापित न्यायालय था, लेकिन ये अंतिम अपीली न्यायालय नहीं था। तो प्रश्न ये उठता है कि भैया जब ये अंतिम अपीली न्यायालय नहीं था तो कौन सा ऐसा न्यायालय है जो कि अंतिम अपीली न्यायालय के रूप में जाना जाता था उस समय? तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो उस समय था एक संस्था जिसको हम लोग बोलते हैं प्रीवी काउंसिल। क्या बोलते हैं? प्रीवी काउंसिल। तो ये जो प्रीवी काउंसिल है उस समय की यह एक जुडिशरी इंस्टीट्यूशन थी, न्यायिक संस्था थी, जो कि क्या करती थी? लोगों को न्याय सुनाती थी। जैसे इस समय एट द टॉप सुप्रीम कोर्ट है, उस समय यह प्रीवी काउंसिल जुडिशरी के टॉप पे होती थी। तो यदि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि ब्रिटिश काल में अंतिम अपीलीय न्यायालय के रूप में कौन स्थापित था, तो आपको ध्यान रखना होगा वह था प्रीवी काउंसिल। प्रीवी काउंसिल अंतिम अपीली न्यायालय के रूप में कार्य करता था। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? कोई कंफ्यूजन? नो सर। अगला पॉइंट, आप लोगों ने बर्मा देश का नाम सुना होगा, जिसे वर्तमान में कौन Yes, से sir. देश के नाम से जाना जाता है? म्यांमार। म्यांमार, ठीक है, वेरी गुड। जो पहले बर्मा था उसे इस समय हम लोग रंगून। मॉडर्न टाइम में म्यांमार बोलते हैं। उस समय तो रंगून नाम था। 90 क्या हुआ? रंगून भी कहते थे ना पुराने टाइम में इसको। हाँ, रंगून। मेरे पिया गए रंगून, गए रंगून, वहां से किया है वहां से टेलीफोन। किए है टेलीफोन। ये आसिफा तेरी का याद था, सबसे सताती है। फेवरेट गाना था। सुना है। तुमको कोई फोन नहीं ना कर रहा है? सर एक नहीं सेकेंड सर, सर। सर अखंड अखंड सर सिंगल है सर।
हाँ सुनो बोलिए। सुनो सुनो सर, सुनिए अखंड सर। अभी प्रिंस गाना सुना है ना, तो उसको पूछिए कि ये गाना कौन गाई है, सिंगर का नाम बताओ। बता दो भाई। बस हो गया, उस समय से पिया गए रंगून कर रहे हो। और मतलब देखिए सर, अब जो चीज आपको पसंद लगे बस उससे मतलब रखे, है कि नहीं। अब उसको क्या, कौन गाया कौन लिखा, चलिए उससे ठीक क्या ही बात है, एक और क्वेश्चन इसी तरह आता है। रंगून तो मान लीजिए आप लोगों ने सुन लिया। काला पानी की सजा दी जाती थी, वर्तमान में ये जो काला पानी की सजा वाला क्षेत्र है वह कहाँ पर है? है। ये आपका है अंडमान में शायद। हाँ, अंडमान और जो निकोबार द्वीप समूह है, वो काला पानी की सजा दी जाती है। खैर, ये सभी चीजें पूछी जाती हैं, लेकिन ये एज ए पार्ट ऑफ जीके है, तो इस चीजों को छोड़िए, आगे आते हैं। देखिए, तो ये सर जो बताने दीजिए, सर इनको अंकिता मैम को बताने दीजिए एक बार, कौन थे अंकिता संगीतकार। मैम की किसी दिन अलग से क्लास चलिए, हम लोग पढ़ेंगे तो मैम पढ़ाएंगे, ठीक। अभी फिलहाल क्लास करिए। ठीक, ठीक है सर। चलिए, 1937 में बर्मा, जो कि वर्तमान में म्यांमार के नाम से जाना जाता है, पहले यह बर्मा या म्यांमार भारत का हिस्सा हुआ करता था, भारत में स्थापित था, भारत का एक भाग था 1937 तक। लेकिन 1937 में यह जो बर्मा था, व्यापार नहीं, सॉरी भाई, म्यांमार नहीं तो चिढ़ जाएगा ही, बर्मा था जिसको हम लोग म्यांमार बोलते हैं, इसको क्या कर दिया गया, भारत से अलग कर दिया गया। तो दो चीजें पूछी जा सकती हैं भैया। पहला कि बर्मा या म्यांमार को किस एक्ट के द्वारा भारत से अलग किया गया, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। कब अलग किया गया, तो ध्यान रखेंगे 1937 में। दोनों चीजें हैं, 1937 में टू मेजर वर्क्स हुए हैं। पहला कि बर्मा को, म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। दूसरा काम हुआ है कि इसी साल संघीय न्यायालय की क्या कर दी गई, स्थापना कर दी गई। ठीक है, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? नो सर। अगला पॉइंट, कुछ लोग गांव में रहते हैं क्या, अभी जो गांव से क्लास लेते हैं? जी सर। ठीक है, यदि उनके यहाँ नेटवर्क इशू है तो हम क्षमा चाहेंगे, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ गांव में क्या प्रॉब्लम होती है, कैसे लड़के पढ़ते हैं, उनकी क्या दिक्कत है, क्योंकि मैं इसका भुक्तभोगी खुद रह चुका हूँ। मेरा खुद ऑफलाइन सेंटर है गांव में, जो मुझे बंद करके बनारस आके रहना पड़ा। सब कुछ आप गूगल जी मैप सर। पे चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। हाँ, तो वहां पे मैंने मात्र फाइबर कनेक्शन के लिए, वाईफाई कनेक्शन के लिए कम से कम 30 एप्लीकेशन डाले हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, चाहे एयरटेल हो, वोडाफोन हो, आपका बीएसएनएल हो, आइडिया हो, जितने भी आपके ब्रॉडबैंड कनेक्शन देते हैं, जियो हो, सभी के कंपनी मैंने कनेक्शन के लिए अप्लाई किया है, लेकिन नॉट अ सिंगल पर्सन वहां पे वो नहीं दे सकते। सर यहाँ पे वाईफाई के लिए अपील किया था, मतलब जाके बोला था तो बोला यहाँ पे वाईफाई नहीं लग सकता, जियो का नहीं आएगा, टावर ही नहीं आएगा। हाँ, तो एक शायद बीएसएनएल का एयर फाइबर आता है, लेकिन एयर फाइबर में बहुत फ्रॉड चल रहा है। इसमें मैंने कॉल किया था, उसने इवन ये बोला कि 6,500 रुपए पहले, 8,000 रुपए हमको पेमेंट करिए, उसके बाद हम आएंगे आपके घर इंस्पेक्शन करेंगे। तो बाद में पता चला फ्रॉड है। तो यदि ये चीजें हैं तो मैं समझ सकता हूँ, तो सॉरी इस चीज को। यदि गाँव वाले हैं भाई आप लोग, तो कैसे कैसे क्लास कर रहे हैं, तो उस चीजों को मैं आसानी से समझ सकता हूँ। तो खैर कोई बात नहीं, आप लोग पढ़ रहे हैं उतनी ही बहुत अच्छी चीजें हैं, लगे रहिए। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। देखिए भैया, 1935 वाला जो एक्ट है, इसमें कई सारी चीजें हुई हैं, जैसे कि 1937 में तो आपने दो चीजें देखी, प्रीवी काउंसिल वाली चीजें देख ली, म्यांमार जो है उसको क्या कर दिया गया, भारत से अलग कर दिया गया, और संघीय न्यायालय की स्थापना कर दी गई। और आप लोगों ने एक नाम सुना होगा जो कि वर्तमान में बहुत प्रचलित है, आरबीआई। ये बताइए अंकिता जी, यदि आपको बोला जाए कि जाइए आप आरबीआई में अपना अकाउंट खुलवा के आइए, खुलवा लेंगे? जी सर, क्यों नहीं खुलवाएंगे। अच्छा, प्रीति जी आप बताइए, रिजर्व बैंक ऑफ लेकिन इंडिया में मैं अभी
नो मैं सर। अभी तक नहीं खुलवाई हूँ, इसलिए मुझे पता नहीं है। सर नहीं खुल सकता उसमें, स्टेट वाले मतलब उसमें आम नागरिक अकाउंट नहीं खोल सकते। तो कौन खोल सकता है? उसमें सर आरबीआई, अब हम्म। उसमें स्टेट के जो बैंक होते हैं, जैसे सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इन सब का पूरा मतलब अकाउंट रहता है। अच्छा अच्छा। तो अंकिता जी कैसे खोल रही थी, पूछो उनसे। सर मैंने देखिए, बोला ना कि मैं ठीक है ठीक, ओके। जोक सपाट सुनिएगा भैया, आरबीआई में किसी का खाता नहीं होता, अकाउंट नहीं होता। आरबीआई की स्थापना इसीलिए की गई क्योंकि वह मुद्रा और साख पर नियंत्रण कर सके। मुद्रा को छापने का कार्य, उसके वितरण का कार्य, उसके नियंत्रण का कार्य, और इस मामले में जो भी बैंक उसके सामने आते हैं उसके सभी बैंक उसके अधीनस्थ आते हैं। जो भी हम आप जिस भी बैंक को खुलवाते हैं जिसमें खाता, चाहे वो आपका लचर व्यवस्था वाला एसबीआई हो जिसमें 24 घंटा जब भी जाएंगे तो वो लोग लंच ही कर रहे होते हैं, आपको इस काउंटर पे वाले 4 वाले 5 पे भेजेंगे, 5 वाले 4 पे भेजेंगे। ये एसबीआई है, महान एसबीआई देश के माध्यम। उसके बाद आपका पीएनबी हो, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक, ग्रामीण बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कटक बैंक, जितने बैंक आपको दिखते हैं दुनिया के, सब के सब भारत में आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार, आरबीआई की नियम के अनुसार स्वचालित होते हैं, नियंत्रित होते हैं। उन्हीं के दिशा निर्देश पर बाकी सभी बैंक क्या करते हैं, कार्य करते हैं। रेपो रेट का निर्धारण करना, ब्याज दर का निर्धारण करना, ये सब कौन स्थापित करता है भारत में? यह करता है आपका यही आरबीआई। और इसी आरबीआई का क्या है, स्थापना इसी एक्ट के द्वारा 1935 में किया गया। ठीक है, 1935 के द्वारा इसमें किया गया। ध्यान में रखिएगा, आरबीआई बैंक की स्थापना किस एक्ट के द्वारा किया गया? तो 1935 में किया गया है आपके आरबीआई बैंक की स्थापना। कभी कोई प्रश्न पूछता है कि आरबीआई बैंक की स्थापना कब किया गया, बताइए, किसी को जानकारी है? 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935। वेरी गुड। तो 1935 में 1 अप्रैल को क्या किया गया था, आपके आरबीआई की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, क्या रखना है भाई? हाँ बोलिए। सब जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, क्या उसकी भी रिपोर्ट आरबीआई रखेगा? बिल्कुल बिल्कुल। इवन अभी अभी नई गाइडलाइंस आई हैं कि आप लोग देखते होंगे कई सारे एप्स आते हैं जो कि आपको लोन देते हैं। जैसे जी एज सर। एग्जांपल पेटीएम आपको लोन देता है। कितने सारे क्रेडिट वाले बैंक वाले ऑप्शन एप्स आ गए हैं जो आपको क्या करते हैं, लोन देते हैं। तो नए गाइडलाइन के अनुसार अब ये भी सभी एप्स क्या होंगे, आरबीआई के गाइडलाइंस के अनुसार क्या करेंगे, जारी होंगे, उनके नियंत्रण में कार्य करेंगे। क्योंकि फ्रॉड ज्यादा हो रहा है और आरबीआई के पास जो मुद्रा का क्या है, चाहे वो मुद्रा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में ही क्यों ना हो, आप ऑफलाइन न करा के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में क्यों ना हो, लेकिन वो मुद्रा का पार्ट, वो रुपी है। आप अपने बैंक से मनी को ट्रांसफर करते हो, वो आप में ट्रांसफर करते हैं, तो वो भी क्या है, मुद्रा है। और मुद्रा है तो आरबीआई उसको क्या करेगी, गवर्न करेगी। तो वो भी अब नए गाइडलाइन के अनुसार वो सभी एप्स जो कि लेन देन इत्यादि का काम करते हैं वो भी आरबीआई के गाइडलाइन के अनुसार काम करते हैं। ठीक है, ओके सर। ठीक है। देखिए अगला पॉइंट जो है भैया, कि इस एक्ट के द्वारा 1935 के एक्ट द्वारा जो दलित जातियां थी, जिसमें वर्तमान में 2 आती हैं, एससी वर्ग और एसटी वर्ग, इनको दलित वर्ग के रूप में या दलित जातियों के रूप में जाना जाता है। इसको शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कहते हैं। तो 1935 के एक्ट के द्वारा जो दलित जातियां थी और जो महिलाएं थी, इनके लिए और मजदूर वर्गों के लिए, उस समय का जो मजदूर वर्ग था, उस मजदूर वर्ग के लिए, इन तीनों वर्गों के लिए क्या किया गया था, अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। तो क्वेश्चन यह पूछता है, महिलाओं, दलितों एवं मजदूरों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था किस एक्ट के द्वारा की गई थी? तो यह किया गया था 1935 के एक्ट के द्वारा। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन?
और अब का लास्ट का पॉइंट आज का वो क्या है कि भैया इस एक्ट के द्वारा न केवल फेडरल लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, बल्कि ऐसे प्रांतीय सेवा आयोग की भी स्थापना की गई जो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना करते हैं। तो इसमें क्या क्या किया गया यह भी जान लीजिए। इस एक्ट के द्वारा फेडरल लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, प्रांतीय सेवा आयोग की स्थापना की गई। देखिए, जो प्रांतीय सेवा आयोग होता है ये केवल एक राज्य के लिए होगा, और जो संयुक्त प्रांतीय सेवा आयोग होगा ये 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए होगा। जैसे वर्तमान में, जैसे हम एग्जाम्पल से समझाएं, फेडरल लोक सेवा आयोग के अंतर्गत वर्तमान में क्या आएगा, यूपीएससी आएगा। क्या आएगा, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। प्रांतीय में क्या आएगा, जैसे यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, झारखंड पीसीएस। वैसे तो कुछ संयुक्त प्रांत आते हैं, मतलब कई सारे राज्य अपना अलग से एग्जाम नहीं कराते, लोक सेवा आयोग का अलग से एग्जाम नहीं करते, बल्कि वो क्या करते हैं, 2 या 3 राज्य आपस में मिलकर एक साथ वो अपना क्या करेंगे, परीक्षा कराएंगे, जिनको संयुक्त लोक सेवा आयोग कहते हैं। तो इसी एक्ट के द्वारा इन तीनों आयोगों का गठन किया गया है। तो इस बात को भी आप लोगों को ध्यान में रखना। किसी को कोई सर ये वाली कंफ्यूजन, पॉइंट परेशानी? फिर सर ये वाली पॉइंट फिर से एक बार क्लियर कर दीजिए। देखिए, इस एक्ट के द्वारा 3 प्रकार के लोक सेवा आयोगों का गठन किया गया। संघ स्तर पर, केंद्र सरकार के स्तर पर आपका फेडरल लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। दूसरा, प्रत्येक राज्यों के लिए, एक राज्य के लिए प्रत्येक राज्य होगा, लेकिन उसमें राज्यों की संख्या 1 होगी, वह था प्रांतीय लोक सेवा आयोग। और ऐसे राज्य जो स्वयं से अकेले नहीं करा सकते थे, तो ऐसे 2 या 3 राज्य जो आपस में मिलकर लोक सेवा आयोग का गठन करते थे, उनको बोला जाता था संयुक्त प्रांतीय सेवा आयोग। तो इन तीनों की स्थापना इस एक्ट के द्वारा 1935 में की गई। अभी इज दैट सर, अभी क्लियर? इस तरह का है क्या? बिल्कुल है। अरे सर आपका यूपीएससी नहीं है, अभी इसको जिसको हम लोग अब ये मैं पूछ रहा वर्तमान। हूँ, कंबाइंड हाँ स्टेट बोलिए। सर्विस कमीशन वाला पूछ रहा हूँ मैं, कंबाइंड स्टेट सर्विस इसकी कमीशन। स्थापना की गई, जहां तक हमें जानकारी है, और किस राज्य में है मुझे अभी स्पष्टता ध्यान नहीं है। मुझे तो जहां तक किसी ध्यान एक है राज्य में तो पश्चिम बंग। किसी हाँ एक राज्य में तो नहीं होगा ना, किसी एक राज्य में तो होगा नहीं, जब कंबाइंड स्टेट सर्विस कमीशन है तो 2-3 होगा बिल्कुल साथ में। बिल्कुल, जहां तक मुझे ध्यान में आ रहा है, शायद वेस्ट बंगाल है, कुछ ऐसा है। मैं क्लियर करके बता दूंगा, सर लेकिन आप बिहार जब झारखंड। नहीं, बिहार नहीं, का बिहार झारखंड का बिहार का अपना अपना अलग है, अलग है। बिहार बीपीएससी बोलते बीपीएससी हैं उसी बिहार को तो का। बोलते हैं, हाँ, बीपीएससी बीपीएससी अलग है उसी का अपना भाग बिहार है। का। यूपीएससी जो है, जिसको हम लोग संघ लोक सेवा आयोग बोलते हैं, वो क्या है, आपका फेडरल लोक सेवा आयोग है। जो प्रांतीय लोक सेवा आयोग है ये राज्य का है, जैसे यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, आपका बीपीएससी झारखंड होता है। पीसीएस, ये सभी चीजें आपकी प्रांतीय लोक सेवा आयोग है। संयुक्त में इन तीनों के प्रावधान आपको कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगा, लेकिन अब वर्तमान में ये कहाँ पर है, किस राज्य में, मुझे ये एग्जैक्ट ध्यान नहीं है। मुझे एक बार ध्यान रहिएगा, ग्रुप में मैं आप लोगों को इसको बता दूंगा। ओके सर। हाँ, तो ये तो हो गया भाई सभी चीजें जो पॉइंट्स आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं भारत शासन अधिनियम 1935 को लेकर। इसके बाद जो आपको पढ़ाना है वो पढ़ाना है आप लोगों को क्रिप्स मिशन, और हमने क्रिप्स मिशन आपको संविधान निर्माण की क्लास में बता चुका हूं, ठीक है, जो कि 1942 में आया था। इसको पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, इसके बाद आएगा आपका कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन योजना कब आया था? कैबिनेट मिशन योजना अंकिता जी 1946। 1946। तो ये दोनों जो हैं आपको पढ़ा दिए गए हैं, इसमें किसी को ऐसा मत कहिएगा कि नहीं पढ़ाया गया है, सब कुछ आपको इन दोनों पॉइंट्स का पढ़ा दिया गया है। अब जो हम कल अगली क्लास लेंगे पॉलिटी पे, वो हम लोग डिस्कस करेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, स्वतंत्रता अधिनियम
1947 को। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो कल की जो हम लोग की क्लास होगी ये इसी पे डिस्कस होगा।